ओंकार सिंह ने फोटो को सहलाया और फोटो फ्रेम को अपने दिल से लगाया और फिर बच्चों की तरह रोने लगे। गीतांजलि भी सिसकियां लेते हुए रो रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने ओंकार सिंह को एक गिलास पानी दिया। जब ओंकार सिंह थोड़े शांत हुए तो गीतांजलि ने पूछा, पर पापा, जैसा कि आपने कहा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि कर्तव्य जी आपसे इतनी नफरत करें। फिर कारण क्या था? ओंकार सिंह ने अपना सिर पीछे झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू लगातार उनकी आंखों से बहते जा रहे थे। उन्होंने एक उदासी भरी मुस्कुराहट से कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती का कारण? क्या गलती पापा? गीतांजलि ने कंफ्यूज होकर पूछा। लीलावती को अपनी जिंदगी में लाने की गलती। रूहानी के जाने के बाद लीलावती मेरे साथ बहुत ही बेअड व्यवहार करने लगी। पहले भी उसकी बातों में कभी प्यार नहीं झलकता था, लेकिन अब तो वो हद पार कर रही थी। उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। उसने मेरे प्रति अपनी पसंद का इजहार किया। उसने मुझे ये भी कहा कि कर्तव्य को अपने जीवन में एक माँ की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। उसने मेरी इच्छाओं के बारे में मुझे बहुत परेशान किया और पूछा कि वह मुझे कैसे संतुष्ट कर सकती है। सच कहूँ तो मुझे वो बोलने में भी शर्म आ रही है। जब मैं लगातार उसके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता था और उसकी सारी इच्छाएं नाली में बह जाती थीं, लेकिन वह मुझे रूहानी की जगह उसे लाने के लिए परेशान करती रही। तो मुझे बताओ, वह माँ बनकर कर्तव्य की देखभाल कर सकती थी ना? इसके लिए उसे मेरी पत्नी होने या मेरे साथ किसी भी तरह के रिश्ते में होने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वह मुझे बर्बाद कर देगी, लेकिन मैंने उसकी बातों का जवाब न देकर अपना रुख नहीं बदला। एक दिन जब मैं ऑफिस से शाम को घर लौटा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। जब मैं कपड़े बदलने के लिए वॉक इन वार्डरोब में गया तो मैंने देखा कि लीलावती अपनी साड़ी उतारते हुए मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी बाह को पकड़ा और उसे बाथरूम से बाहर धकेला, लेकिन अचानक वह रोने लगी, फिर बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने कर्तव्य को देखा, अपनी ट्रॉफी पकड़े हुए। वह बेहोश लीलावती को तो कभी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। लीलावती मुझे एक विलेन की तरह दिखाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। वह अभी भी अपने नकली आंसुओं के साथ रो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कर्तव्य की आंखों में नफरत क्यों है। और जब मृत्युंजय ने मेरी ओर से उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि लीलावती ने 14 साल के कर्तव्य को यह विश्वास दिलाने के लिए भड़काया है कि मैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने लीलावती से इस बारे में बात करने की कोशिश की। तुम जानती हो गुन्नू, मैं उसकी शैतानी हंसी अभी भी सुन सकता हूँ। उसने कहा कि मैं उसके शारीरिक सुखों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वह मेरा एकमात्र सहारा भी छीन लेगी। और देखो, वह सफल भी हो गई। पापा, आपने कर्तव्य जी को सच क्यों नहीं बताया? गीतांजलि ने बेचैनी से कहा। उसके बाद मुझे डर सा हो गया। वह अधिकांश समय लीलावती के पास ही रहता था। वह लीलावती के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था कि उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। मृत्युंजय ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्तव्य ने मेरे प्रति अपनी नफरत जाहिर की। मैं खुद ऐसी स्थिति में नहीं था। पहले रूहानी की मौत, फिर लीलावती का मेरे ऊपर दबाव बनाना और अब मेरे बेटे का मुझे नफरत भरी नजरों से देखना मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि लीलावती कर्तव्य के लिए एक अच्छी माँ की तरह होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए कर्तव्य का इस्तेमाल किया और इस हवेली में जबरदस्ती अपनी जगह बनाई। लेकिन तुम मुझे बताओ गुन्नू, मेरी गलती क्या है? मैं किसी और को अपनी रूहानी की जगह दे सकता हूँ क्या? लीलावती के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं था, दोस्ती तक भी नहीं। कैसे मैं उसके साथ कोई फिजिकल संबंध बना सकता था? मुझ पर विश्वास करो गुन्नू, मैं कर्तव्य और रूहानी की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी भी लीलावती को गलत तरीके से छुआ तक नहीं। उसे घर लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सनक को अनदेखा करना मेरी गलती थी। उसकी मांगों के आगे ना झुकना मेरी गलती थी। उसकी धमकियों को कम आंकना मेरी गलती थी। ये मेरी गलती थी, पूरी तरह से मेरी गलती थी। ओंकार सिंह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोले, पापा, पापा, आप अपने गुन्नू पर भरोसा करते हैं ना? गीतांजलि ने उनके आंसू साफ करते हुए उन्हें समझाया। मेरा मन कह रहा है कि आपका बन्नी लौटकर आपके पास जरूर आएगा। मेरा भरोसा करो। कम डाउन। सुनो पापा, मैं डिनर रेडी करती हूँ। मैं उन्हें शांत कराकर रूम से बाहर निकल आई। कमरे के बाहर आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। लीलावती के कारण एक पिता और पुत्र दोनों को कितना दर्द और कष्ट सहना पड़ रहा है। लीलावती जैसी घटिया औरत ने उस इंसान को रुलाया जिसने उसके बुरे दिनों में उसकी मदद की थी।
रात के समय रात डिनर के बाद गीतांजलि अपने रूम में गई, लेकिन वहां कर्तव्य को ना देखकर वह स्टडी रूम में चली गई। कर्तव्य के स्टडी रूम में गीतांजलि ने देखा कि लाइट जल रही है, लेकिन कर्तव्य रूम से गायब है। वह उसके पीछे छुपे सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ी। दीवार का दरवाजा खिसकाकर उसकी लाइब्रेरी खुल गई, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई कि कर्तव्य वहां भी नहीं था। उसने लाइब्रेरी के अंदर जाकर खुद के हिस्से, जो लाइब्रेरी थी, वहां पर भी देखा। वह भी खाली था। उसने सोचा कि शायद कर्तव्य पूल एरिया में होगा। वह वहां जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र एक अजीब सी दीवार पर पड़ी, जो गीतांजलि से छुपी हुई थी। यह कमरा उतना ही रहस्यमय है जितना कि वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे दरवाजों को देखने की उसकी आदत हो चुकी थी। वह धीरे से कदम रखती हुई अंदर की तरफ बढ़ने लगी। रूम की डेकोरेशन देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। वहां अंदर कांच के गिलास भरे थे। उसकी रसोई में जितने गिलास थे उससे कहीं ज्यादा सामान्य नहीं, बहुत अलग अलग आकार के, जो शायद ड्रिंक के लिए थे। पिछली बार जब वह कर्तव्य के साथ इस सीक्रेट रूम में आई थी तो कर्तव्य ने उसे इस रूम के बारे में नहीं बताया था। कर्तव्य जी, गीतांजलि ने आवाज लगाई। कर्तव्य, जो ड्रिंक का घूंट भरने ही वाला था, उसकी आवाज सुनकर उसने अपने मुंह में भरी ड्रिंक को बाहर फेंक दिया। तुरंत, यहाँ क्या कर रही हो? कर्तव्य अचानक से बोला। क्या मैं किसी तरह के बार में हूँ? मेरा मतलब है कि क्या घर में कोई आपको रोकता नहीं है? क्या घर में कोई भी इस जगह के बारे में जानता भी है? आपको क्या हो गया है कर्तव्य? गीतांजलि एक के बाद एक सवाल करने लगी। कर्तव्य ने अपनी गर्दन खुजाई। तुम क्या पीना पसंद करोगी, शैंपेन या? कर्तव्य ने पूछा। कमाल है, आप तो पहले से ही नशे में हैं और मुझे भी ड्रिंक करने का ऑफर दे रहे हैं। गीतांजलि अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली। गीतांजलि ने कर्तव्य के आलीशान कलेक्शन को देखते हुए उसे रूम से बाहर खींच लिया। कर्तव्य ने जल्दी से एक ड्रिंक की बोतल पकड़ी और गीतांजलि के साथ दूसरे रूम की तरफ चल दिया। दोनों वहां पर बिछी नकली घास पर बैठ गए। गीतांजलि कर्तव्य के सामने थी। उसकी पीठ कर्तव्य की छाती से टिकी हुई थी, जबकि कर्तव्य का एक हाथ गीतांजलि की कमर को मजबूती से पकड़े हुए था और दूसरा ड्रिंक की बोतल को। सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए आप एक गिलास पी लीजिए, कर्तव्य ने कहा। मिस्टर, क्या आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ पता है? उसके बारे में क्या कहना है? अंजलि ने उसे घूरते हुए पूछा। मैडम, यह तभी संभव है जब हम अपनी सीमा न लांघे। मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैं सीमा में रहकर ही पीता हूँ, कर्तव्य ने कहा और एक घूंट भरी। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, आई थिंक स्ट्रोक आ रहा है मुझे, गीतांजलि ने ड्रामेस्टिक अंदाज में कहा। कर्तव्य उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसके गाल पर बाइट करते हुए बोला। तुम्हें तो मैं खा जाऊंगा। गीतांजलि ने उसकी नाक को छुआ और तारे भरे आसमान को देखने लगी। गीतू, मैं एक बात पूछूं? जितनी मन चाहे उतनी पूछ लो, गीतांजलि मुस्कुराकर बोली। कर्तव्य प्यार से उसका गाल सहलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी तुम्हारे माता पिता या बचपन से जुड़ी कोई बात याद आती है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, और तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। क्या बात है? गीतांजलि ने सीधा उसकी आंखों में देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद गीतांजलि ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे कसकर पकड़िए। कर्तव्य ने गीतांजलि को जल्दी से अपने गले से लगा लिया। गहरी सांस लेते हुए गीतांजलि ने कहा। माँ ने मेरे जन्म के बाद ही मुझे छोड़ दिया। मुझे उनकी बहुत धुंधली यादें याद हैं। पिताजी अपनी दूसरी पत्नी और अपने आसपास हो रही चीज़ों से अंधे हो गए और मुझे मेरी सौतेली माँ मिल गई, बहू रानी सा। मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने मुझे 7 साल की उम्र में थप्पड़ मारा था क्योंकि मैंने उन्हें माँ कहा था। तब से मेरे गाल पर उंगलियों के निशान के साथ एक और बात मेरे दिमाग में छप गई कि वह माँ नहीं बल्कि घर की बहू रानी सा है। कर्तव्य उसकी बात सुनते हुए उसके बालों को सहला रहा था। फ्लैशबैक। गीतांजलि नम आंखों से हंसते हुए बोली। एक बार पार्लर में, गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेयर ड्रेसर ने पूछा। बाल कटवाने हैं, गीतांजलि ने एक शब्द में उत्तर दिया। प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। गीतांजलि मिरर के सामने कुर्सी पर बैठी थी। हेयर ड्रेसर गीतांजलि की कमर से नीचे तक लंबे काले रंग के रेशमी बालों को देखकर खुश हो गई थी। गीतांजलि के बाल इतने चिकने थे कि हेयर ड्रायर में हेयर कट करने के बहाने उसके बालों को बार बार छूकर मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पा रही थी। वह अपने जीवन काल में कई ग्राहकों से मिल चुकी थी। इतने लंबे बालों वाले लोग अपने बालों को लेकर बहुत सावधान रहते थे। हो गया मैम, उस लड़की ने कहा। शॉर्ट कीजिए, गीतांजलि ने कहा। हेयर ड्रेसर ने 1 इंच और काट दिया। इतना नहीं, और हेयर ड्रेसर ने उसके बाल 2 इंच और काट दिए, कमर से कोहनी तक छोटे कर दिए।
क्या आप ठीक है मैम? उस लड़की ने पूछा। और छोटे करो। हेयर ड्रेसर और अन्य लोग गीतांजलि के लंबे बालों को देख रहे थे, जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, अब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। हेयर ड्रेसर ने उसके बाल कोहनी से लेकर कंधे तक काट दिए। कृपया थोड़े और छोटे करें, गीतांजलि ने एक बार फिर बोली। जब तक उसके बाल कंधे तक कम नहीं हो गए, वहाँ हर कोई वहाँ जानने के लिए उत्सुक था कि उसने इतने लंबे और सुंदर बाल क्यों कटवाने का निश्चय किया। क्या आप ठीक है मैम? नहीं, और छोटे करो। मैम, इसे और कितना छोटा करना चाहती हैं? ये तो पहले से ही कंधे तक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके इतने सुंदर बाल काट कर कोई पाप कर रही हूँ। आप इसे छोटा क्यों करवाना चाहती हैं? हेयर ड्रेसर आगे का खुद को बोलने से रोक ही नहीं पाई। और छोटे, इतने छोटे कि अगली बार कोई मेरे लंबे बाल पकड़कर मुझे घसीट न सके। उसकी ऐसी बात सुनकर वह लड़की खुद हैरान हो गई। आसपास खड़े लोग भी शौक थे। फ्लैशबैक समाप्त। तब से लेकर आज तक मैं छोटे बाल रखना पसंद करती हूँ, अधिकतम कंधे तक, उससे अधिक नहीं। मैं 18 साल की थी। मेरी बोर्ड की परीक्षा 2 दिन बाद होनी थी। मैंने खाना बनाने से मना कर दिया, जिसके कारण बहू रानी शाह ने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे बेडरूम से किचन तक घसीटते ले गईं। वह मुझे बालों से खींच रही थी और मैं फर्श पर रेंग रही थी। वह दृश्य जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, मैं सह रही थी, गीतांजलि ने कहा। यह सुनकर कर्तव्य स्तंभ रह गया। उसने उसे जल्दी से अपने गले से लगा लिया। गीतांजलि ने नम आंखों से हंसते हुए बोली, कर्तव्य जी, उस दिन आप पूछ रहे थे ना दुकान में कि मैंने एक येलो कलर की ड्रेस नहीं खरीदी। फ्लैशबैक। गीतांजलि, ये नया कुर्ता है ना? दामिनी ने बहुत स्वीटली पूछा। 12 साल की गीतांजलि अपना सर हिलाते हुए, जी हाँ बहू रानी साहब, मैं अच्छी लग रही ना? कितने दिनों बाद बाबा साहब ने नया कुर्ता ला दिया, वह भी मेरे पसंद का येलो रंग का। तभी अचानक दामिनी ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके गले से दुपट्टा छीन लिया। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे से भर गया। दामिनी ने गीतांजलि का दुपट्टा जलाया। गीतांजलि अंधेरे में दामिनी की गुस्से से भरी लाल आंखों को देख सकती थी। उसने जलता हुआ दुपट्टा गीतांजलि के चेहरे की ओर घुमाया। यह देखकर गीतांजलि के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसे लगा कि वह जल जाएगी। तभी दामिनी टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हारा मुंह जल जाएगा तो वह ड्रेस कितना खूबसूरत लगेगा तुम पर। पापा की गुन्नू को नए नए ड्रेस पहनने हैं। याद रखो, मैं सिर्फ एक बार कहूंगी कि अगर कभी तुमने रिश्तेदारों के सामने ड्रेस मांगते हुए पाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर अच्छी जिंदगी जीने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं निकला तो मैं तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म से निकाल लूंगी। समझ आई तुम्हें? गीतांजलि एक पत्ते की तरह कांप रही थी। जलते हुए दुपट्टे की गर्मी उसे गर्मी नहीं दे रही थी। दामिनी की शैतानी लाल आंखों को देखकर गीतांजलि घबरा गई। इस घटना ने गीतांजलि को डराया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जख्म दे गई थी। उस दिन के बाद गीतांजलि कभी भी पीले रंग के कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि पीला रंग उसे आज की याद दिलाता था, जिसमें दुपट्टे के साथ साथ उसकी आत्मा को भी जला दिया था। फ्लैशबैक समाप्त। कर्तव्य ने गीतांजलि को गोद में उठाया और उसे लाइब्रेरी के अपने हिस्से में ले गया। उसने गीतांजलि और खुद को मुलायम गद्दे पर लिटाया और ऊपर पतला सा कंबल डाल दिया। कर्तव्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गीतांजलि को ये सब सहना पड़ा। अब उसे समझ आ रहा था कि गीतांजलि किसी से क्यों नहीं डरती थी। इसी वजह से उसने हिम्मत से ईशानी का सामना किया, लेकिन दिखावा किया कि गीतांजलि दामिनी के डर से हमेशा के लिए जख्मी हो गई है। कुछ ऐसी यादें हैं जो उसके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई हैं कि जब भी वह दामिनी का सामना करती है तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। बहू रानी शाह ने कभी फिजिकली इतना टच नहीं किया। बचपन में कभी एक दो बार कुछ नादानियों के लिए 2-3 चांटे मारे होंगे, बट सी वॉज ए प्रो इन मेंटल हॉर्न। उन्हें पता था कि वह मुझे अपनी बातों से कैसे तोड़ सकती हैं। उनकी जुबान और आंखें ही मेरे लिए काफ़ी थी। उन्हें कभी हाथ तक उठाना नहीं पड़ा। एक बार पता है क्या हुआ? फ्लैशबैक। दी, मेरे कमरे में जगह नहीं है तो मैं अपना आधा सामान आपके रूम में रख रही हूँ। मनीषा अपनी कुछ पुरानी बुक्स वगैरह गीतांजलि के रूम के बुक शेल्फ में रखते हुए बोली। पर मनीषा, यहाँ भी तो जगह नहीं है। ऑलरेडी रूम छोटा है। अगर तुम अपनी पुरानी बुक्स यहाँ रखोगी तो मैं अपनी वाली कहाँ रखूंगी? गीतांजलि ने कहा। ओ दी, आर यू किडिंग मी? तुम्हें इतनी ज़्यादा जगह की क्या ज़रूरत है? बाय द वे, मुझे कुछ डायरीज अच्छी लगी तो मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं गीतांजलि की एक बहुत प्यारी सी डायरी अपने पास रखते हुए बोली। पर मनीषा बहुत रिस्पेक्ट के
बात बाबा साहब ने मुझे ये लाकर दी है। तुम तो कुछ भी मांगोगी, तुम्हें पलक झपकते लाकर दे देंगे। तो तुम मेरी वाली क्यों ले रही हो? क्या इस घर की गुन्नू मनीषा को अपनी डायरी देने से मना कर रही है? दामिनी रूम में आते हुए बोली। गीतांजलि आने वाले खतरे को अब अच्छी तरह समझ सकती थी। नहीं बहू रानी साहब, वह तो मैं बस मनीषा का इस घर में जहाँ मन करेगा वह अपनी चीज रखेगी और उसे जो पसंद होगा वह अपना बना लेगी। और तुम? दामिनी अपनी उंगली गीतांजलि की तरफ पॉइंट करते हुए बोली। उसे रोकोगी नहीं? आई बात समझ में? दामिनी गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोली। गीतांजलि इतनी डरी हुई थी कि वह डर से अपना सर हाँ और ना में भी हिला नहीं पा रही थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया, जिसे दामिनी ने अपनी जीत की तरह समझा। गीतांजलि मनीषा की पुरानी नोटबुक के बचे हुए पन्नों का इस्तेमाल करते हुए दिन बीतने लगे। कभी कभार अगर उसे लिखने या अंकगणित की प्रैक्टिस करनी होती तो वह उस पर लिखती थी और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर वह अलग अलग रंग बनाती। कॉलेज में रहते हुए वह दूसरे छात्रों के असाइनमेंट पूरे करती और बदले में अगर उसे कुछ पैसे मिलते तो एक किताब और एक पेंसिल खरीद लेती थी, क्योंकि वह उस पेज को समझ कर फिर से लिख सकती थी, जिससे उसके पैसे बच जाते थे। फ्लैशबैक एंड। और कर्तव्य जी, मैंने हमेशा से अपने लिए एक लाइब्रेरी का सपना देखा था और मेरे सपने को साकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य सदमे में था, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। गीतांजलि कर्तव्य के नजदीक जाते हुए बोली। मेरे पास मेरी बातें सुनने के लिए कोई नहीं था। एक फोटो थी माँ की, उसे भी बहू रानी शाह ने गुस्से में आकर जला दिया। तो किससे बात करती? इसलिए मैं ना पहले माँ की चिट्ठी लिखा करती थी, फिर उसे फाड़कर फेंक देती थी, सो दैट बहू रानी शाह को पता न चले। नहीं तो फिर वह मुझे मारती, घर में लड़ाई होती। चिट्ठी से याद आया, विक्रांत मनीषा का फियांसे से मेरा एक्स फियांसे है। कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी हथेली पकड़कर उसकी उंगलियों को चूम लिया। गीतांजलि उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाती हुई आगे बोली। सरपंच के बेटे से शादी के फायदे देखकर विक्रांत से मेरा ब्याह फिक्स कर दिया था। जब मैं 17 साल की थी, वह दूसरी कंट्री में पढ़ने फिर जॉब करने चले गए। बहुत बार देखा था मैंने उन्हें, पर हार्डली कभी बात की। इतने सालों में कभी उनकी तरफ से कोई पहल नहीं थी। बहू रानी सा जबरदस्ती करती थी कि मैं उन्हें हर साल एक दो चिट्ठी लिखा करूं। इसका उत्तर उन्होंने कभी देना जरूरी नहीं समझा। इतने सालों बाद जब लौट कर आए तब एक बार बात करी तो पता चला कि उनके सोशल सर्कल में मैं फिट नहीं बैठती। बस हो गया गीतांजलि, बहुत हो गया। बस हो जाओ, मैं तुम्हें वापस हमारे कमरे में ले चलता हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ, बस हो जाओ। कर्तव्य ने गीतांजलि के बचपन से लेकर बड़े होने तक के दुख सुने, फिर उसने हार मान ली। सब सुना उसके बस में नहीं था। कर्तव्य ने सोचा कि गीतांजलि से सीधे पूछने के बजाय वह जासूसों से रिपोर्ट लेना ज़्यादा बेहतर समझेगा, क्योंकि गीतांजलि के मुंह से सुनने पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। एक आखिरी बात कहूँ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके पास पापा जैसे पापा हैं। अगर किसी को उनके जैसे पिता नहीं मिलते, किसी को मेरे बाबा सा जैसे पिता मिलते, तो अपनी बेटी के इतने दुख दर्द को अनदेखा कर देता है। आप अभी भी उनके बिन्नी हो। पापा आपको मनी कहने से खुद को रोकते हैं ताकि आपको दुख ना हो, जबकि मुझे याद भी नहीं कि मेरे बाबा साहब ने आखिरी बार मुझे कब गुन्नू कहा था। गीतांजलि ने अपनी बात कही। कर्तव्य ने गहरी सांस ली और गीतांजलि को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे सर्दी में कोई माँ अपने बच्चों को समेट लेती है। उसने जानबूझकर उसका चेहरा अपनी छाती में दबा लिया। उसने गीतांजलि के दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में रख लिया और किताब पढ़ते हुए उसकी पीठ थपथपा रहा था ताकि वह उससे अलग ना हो। लेकिन उनकी यह शांति दूसरे के लिए तूफान बन चुकी थी। अगली सुबह जब गीतांजलि ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को कर्तव्य की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। वही कर्तव्य जो काफी देर पहले ही उठ चुका था, उसके चेहरे को निहारने में व्यस्त था। जैसे उसने गीतांजलि को जागते देखा, उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग कर्तव्य जी। ये कहते हुए गीतांजलि एक बार फिर कर्तव्य की बाहों में छिप गई। अभी तो 8 बजे हो गए हैं मेरी जान, हम लेट हो जाएंगे। कर्तव्य ने उसकी नाक पर हल्के से किस करते हुए कहा। क्या हम नहीं जा सकते? मैं सच में वहां नहीं जाना चाहती। गीतांजलि ने अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कही। गीतू, हमें यह करना ही है। तुम क्यों नहीं करना चाहती? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करोगी, यानी गीतांजलि कर्तव्य सिंह चौहान की पत्नी होने के नाते। तो जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ।
कुछ मिनट बाद गीतांजलि बाथरूम से बाहर आई। अभी भी वह अपनी धुन में खोई हुई थी। वह कमरे में बैठी अपनी चाय पीने लगी। तभी कर्तव्य ने धीरे से उसका पैर पकड़ा और अपने पैर के ऊपर रख लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? गीतांजलि झिझकते हुए जल्दी से अपना पैर हटाने की कोशिश करते हुए बोली। अरे नेल पेंट लगा रहा हूँ, हिलो मत, नहीं तो बिगड़ जाएगा। कर्तव्य उसके पैरों को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला। पर आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं? ऐसा नहीं करते। उसके पैर पर नेल पेंट लगाते हुए, जब तुम मेरे पैर को छू सकती हो तो मैं क्यों नहीं छू सकता? आई लव यू गीतू। कर्तव्य जी, आप भी ना, गीतांजलि प्यार से बोली। प्लीज ज्यादा नखरे मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहूंगा, मेरा वादा है मेरी जान। कर्तव्य ने प्यार से उठकर उसके होठों को एक दफा अपने होठों से छू लिया। गीतांजलि मुस्कुराई। कर्तव्य ने उसकी चाय की प्याली से एक घूंट भर लिया। मीठी है ये? चाय तो मीठी होती है ना? हाँ, पर बिना चीनी के भी चाय बन सकती है। हाँ, जैसे गोश्त बिरयानी को भी बिरयानी बोलते हैं और वेज बिरयानी को पुलाव। ऐसे ही चीनी वाली चाय को चाय और बिना चीनी वाली को भी चाय बोलते हैं। फिर मैं हंसते हुए बोली, आप बिना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसा क्या है? कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी गोद में उठाया और तैयार होने चला गया। चौधरी बिला में मनीषा और विक्रांत दोनों वहां थे। मेहमान उन्हें कांग्रेचुलेसन बोल रहे थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य अन्य मेहमानों और रिश्तेदारों से मिल रहे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। विक्रांत और मनीषा को एक अच्छी जोड़ी बनने के लिए तारीफें मिल रही थी। मनीषा की सुंदरता, उसकी ड्रेस, गहने, सब कुछ देख लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अचानक विक्रांत और मनीषा से हटकर सभी लोगों का ध्यान दूसरे जोड़े की तरफ चला गया। ये कर्तव्य और गीतांजलि थे, जो अभी हाल ही में सगाई में दाखिल हुए थे। सबकी नजर उन पर टिकी थी। कर्तव्य ने गीतांजलि की कमर को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और गीतांजलि मुस्कुराती हुई उसके साथ आ रही थी। पार्टी का अट्रैक्शन कर्तव्य और गीतांजलि ने आराम से ले लिया था, जो अपने रूप और व्यक्तित्व से उन्हें बेहद अट्रैक्टिव और शाही परिवार से लग रहे थे। मुस्कुराते हुए कर्तव्य को दामिनी ने अभिवादन किया। साथ में राघवेंद्र चौधरी भी थे, जो स्वागत के लिए हाथ जोड़ रहे थे। पधारो जमाई साहब, राघवेंद्र चौधरी ने कहा। कर्तव्य के भाव से साफ रूप से पता चल रहा था कि वह उनके अभिवादन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। राघवेंद्र ने गीतांजलि की ओर देखा, जो उनके घर की ओर उदासी से देख रही थी। दामिनी ने चौहान परिवार के सदस्यों का अभिवादन किया। परिवार के सदस्यों के साथ साथ कर्तव्य और गीतांजलि भी नवविवाहित जोड़े से मिलने मंच की ओर बढ़े। विक्रांत की नज़र गीतांजलि पर टिकी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादूगरनी उस पर जादू कर रही हो। उसने गीतांजलि की जगह मनीषा को चुनने के लिए खुद को कोसा, लेकिन सुधरने में कभी देर नहीं होती। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह गीतांजलि को मनाने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार ये गीतांजलि और कर्तव्य के बीच बिना प्यार की शादी हुई है, इसलिए गीतांजलि का ब्रेन वॉश करना इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वह उससे पहले से ही प्यार करती थी। विक्रांत गीतांजलि के चेहरे को देखते हुए यह सब सोच रहा था। मनीषा और विक्रांत से हटकर अब सगाई में आए लोग गीतांजलि की तारीफें किए जा रहे थे। सभी लोग उस पर फिदा हो गए थे। उसने होने वाली दुल्हन मनीषा की जगह ले ली थी। कहीं ना कहीं मनीषा को भी गीतांजलि की इतनी खूबसूरती देखने की वजह से जलन हो रही थी। उसका लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसके पहने हुए गहने भी उसे खूबसूरत बना रहे थे, जिसमें हीरे का सेट था। लेकिन खूबसूरती का श्रेय उसकी शादी की चैन को जाता है, जो एक अनोखे डिजाइन में बनी थी। हल्के मेकअप के साथ पोनी तक खुले लंबे बाल। लेकिन लंबे बाल कैसे कर लिए? मनीषा उसके लंबे बाल देखकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसके वह लंबे बाल और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे। गीतांजलि और कर्तव्य ने मंच पर आकर दोनों का अभिवादन किया। कर्तव्य ने बिना किसी झिझक के विक्रांत से हाथ मिलाया। विक्रांत के चेहरे पर कर्तव्य को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके जवाब में कर्तव्य मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह सुंदर नहीं लग रही है? क्या मतलब? विक्रांत ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं पूछ रहा हूँ कि गीतांजलि सुंदर दिख रही है या नहीं। मैंने देखा कि तुम उसे बहुत देर से देख रहे हो। उसे घूरना बंद करो, कि अगर तुम अपनी नजरों से भी उसे एहसास करा दोगे तो मुझे संदेह है कि लोग टूटे दांत, चेहरे पर जख्म लिए दूल्हे को पसंद नहीं किया करेंगे, जिसके चेहरे पर शरीर पर बहुत सारे नीले काले चोट के निशान हो। सॉरी, विक्रांत ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। कर्तव्य ने हंसते हुए आगे कहा, बेशक मैं देख सकता हूँ कि गीतांजलि को अपनी लाइफ से निकालने के बाद
तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन तुम जानते हो कि ये बहुत अच्छा हुआ। ये बात समझने में तुमने बहुत देर कर दी। वैसे भी मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि भगवान ने गीत को सिर्फ मेरे लिए बनाया है, तो उसकी केयर और उसका प्यार सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ। वैसे मैंने सुना है इस शादी में पैसे की बहुत कमी है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दान कर दूंगा, कर्तव्य घमंड से बोला। विक्रांत ने दांत पीस लिए। वही कर्तव्य मुस्कुराते हुए गीतांजलि की ओर बढ़ गया। उसका पहनावा, उसका नेकलेस बहुत आकर्षित लग रहे थे। मनीषा गीतांजलि को ऐसे देख रही थी जैसे वह चाहती हो कि वह अपना हीरे का हार और वह अपना लहंगा उसे गिफ्ट के तौर पर दे। मनीषा ने गीतांजलि को अपने पास बुलाकर उसके कान में दांत पीसते हुए कहा कि वह अपना ये लहंगा और वह नेकलेस उसे गिफ्ट के तौर पर दे दे। मनीषा के पास दामिनी को देखकर गीतांजलि दुविधा में थी कि वह मनीषा की बात माने या ना माने। इन जैसे लोगों की यही असलियत है। कर्तव्य गीतांजलि के करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला। मनीषा ने उसे ग्रीट किया। तुम्हें पता है मनीषा, जब मैंने पहली बार इस ड्रेस को देखा था तो ये मुझे ठीक ठाक लगी थी, लेकिन जब मेरी गीतू ने इसे पहना तो आश्चर्य की बात यह है कि लहंगा वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है। क्या तुम्हारी बहन इतनी सुंदर नहीं है कि वह जो भी पहनती है उसे बहुत ही शान से पहनती है? मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि कोई और इसे पहने तो वह एक जोकर की तरह लग सकती है, लेकिन उसे देखो, उसने बहुत इजीली तुम्हारा सारा ग्लैमर चुरा लिया। कर्तव्य ने गीतांजलि की सुंदरता की तारीफ की। इस समय मनीषा को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह कर्तव्य की इस बात से बहुत प्रभावित हुई। वह अपनी पत्नी के प्रति कितना अधिकार जताता है। वह अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधा देने के बाद भी उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ अहिल्या मृत्युंजय के पास खड़ी पानी पी रही थी। तभी एक महिला उनके पास आई। हेलो, नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस चौहान, मैं नलिनी रावत हूँ। नमस्ते, अहिल्या ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे ग्रीट किया। महिला ने कहा, मिस्टर चौहान, मेरे पति कह रहे थे कि मिस्टर ओंकार सिंह चौहान अपनी सीईओ की पोस्ट छोड़ने के बाद अपने बेटे कर्तव्य को इंडस्ट्री और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना रहे हैं। आपके पति ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि खबर बिल्कुल सच हो सकती है। मृत्युंजय ने हंसते हुए कहा। तो फिर युवराज क्या होगा? वह सीईओ नहीं होगा? महिला ने पूछा। उसने अहिल्या की ओर देखा और कहा, मिसेस चौहान, लेकिन मुझे कहना होगा कि दोनों भाइयों के भी बहुत मजबूत रिश्ता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिजनेस इन दोनों भाइयों के बीच कोई मतभेद पैदा कर सकता है। अहिल्या ने उन दोनों भाइयों को देखा जो थोड़ी दूर पर खड़े होकर नाश्ता करते हुए किसी बात पर हंस रहे थे। इसी बीच गीतांजलि अपना कुछ सामान लेने कमरे में गई जो उसके घरवाले ने शादी के बाद उसके साथ नहीं भेजे थे। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, वह कमरा जहाँ वह पहले रहती थी पूरी तरह साफ हो चुका था। उस कमरे में उसकी एक भी चीज मौजूद नहीं थी। उन्होंने सब कुछ फेंक दिया था। आह भरते हुए वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक वह विक्रांत से टकराने लगी। गीतांजलि, कुछ देर की खामोशी के बाद विक्रांत ने कहा, कैसी हो? विक्रांत उसके पास आते हुए बोला। गीतांजलि ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, ठीक हूँ। विक्रांत ने उसका गाल सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गीतांजलि उसको देखकर पहले ही 2 कदम पीछे हो गई। विक्रांत बहुत प्यार से बोला, उस दिन के लिए अभी भी नाराज हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, गीतांजलि ने बिना किसी भाव के या बिना किसी डर के बात कही। तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों है? तुम मुझसे ऐसे फॉर्मेलिटी से बात क्यों कर रही हो? जब मेरा अपनी बहन से कोई कंडीशनली रिश्ता नहीं है, तो एक गस्ट बहन के हस्बैंड से फॉर्मेलिटी बात करना वुड बी द बेस्ट चॉइस, गीतांजलि ने कहा। तो अब मुझे समझ में आ गया, तुम जेलस हो। तुम इसलिए जल रही हो कि कोई और, या खास तौर पर तुम्हारी बहन मेरी पत्नी बनने जा रही है। मुझे जेलस पसंद आई। गीतांजलि, मुझे किसी और का ना होते नहीं देख पाने का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है। उसकी जगह कोई नहीं बदल सकता, विक्रांत ने बेशर्मी से कहा। यह सुनकर गीतांजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मधुर हंसी सुनकर विक्रांत दीवाने की तरह उसे देखने लगा। बहुत दिनों बाद उसने उसे इस तरह हंसते हुए देखा था। गीतांजलि ने खुद को संभालते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ आपके रिश्ते से क्यों जलने लगी? मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और मेरा विश्वास करो, मेरे पति हैं जो मुझे हर दिन यह एहसास दिलाते हैं कि मैं इस धरती पर कितनी भाग्यशाली हूँ कि वह हमेशा मेरे साथ है। मैं आप दोनों के लिए वाकई बहुत खुश हूँ। बधाई हो। और एक्सक्यूज मी, ये बोल गीतांजलि एक तरफ हटकर आगे चली गई। विक्रांत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि गीतांजलि कैसे खुद को भाग्यशाली कह रही है कि उसके पास उसका पति कर्तव्य है। गीतांजलि, ऐसा क्या है कर्तव्य में
जो मुझ में नहीं है और जो तुम्हें इतना पसंद है? विक्रांत गुस्से से बोला। गीतांजलि के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गीतांजलि कर्तव्य के साथ बिताए मोमेंट में खो गई। फिर उसने विक्रांत को बताना शुरू किया। मैं बताऊं अपने कर्तव्य के बारे में? उनमें वह सब कुछ है जो आप में नहीं है। वह जब भी दीवार या दरवाजे के पास झुककर खड़े होते हैं ना, तो उनका 6 फुट का गठीला शरीर ज्यादा आकर्षक लगता है। वह जब भी अपनी आस्तीन मोड़कर उभरी हुई बाइसेप्स दिखाते हैं तो बहुत ही मर्दाना और आकर्षक लगते हैं। कई दफा तो वह मेरे साथ सोने से पहले अपनी शर्ट उतार देते हैं। वह बिना किसी शर्म के अपने एब्स दिखाते हैं। ये मुझे आकर्षक लगता है। क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैं अपने हाथों से उनकी बाइसेप्स को कई घंटों तक ऐसे ही छू सकती हूँ। उनकी पीठ पर जो लाल रंग के तिल हैं, वह मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वह सिगरेट सुलगाते हैं। मैं उन्हें ये सब करते पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उनके हाथों के इशारे और मुंह से निकलने वाली धुएं के जैसे ही छल्ले बनते हैं, वह मुझे अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह वह अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ते हैं, वह भी बहुत अट्रैक्टिव है। उनका कहना है कि वह वाइन ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन जिस तरह से अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को यूं घुमाते हैं तो सच में बहुत स्मार्ट लगते हैं। इतना नहीं, एक घूंट लेते समय वह किसी की नज़र में आए बिना अपनी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ, एक बार उन्हें अपनी कॉफ़ी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मुझे चाय पसंद है, उन्होंने अपने शाम का टाइम कॉफ़ी को छोड़कर चाय में देना शुरू कर दिया। और इस व्यक्ति ने हमेशा के लिए अपनी टाई बांधना छोड़ दिया था। वह सिर्फ मुझसे ही अपनी टाई बंधवाते हैं। आई नो, मेरी हाइट छोटी है। वह हमेशा मेरे सामने ऐसे झुके रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं। तो मुझे उनकी यह मुस्कुराहट बहुत पसंद है। उनका ब्लैक सूट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। वह कभी भी कुछ भी अजीबोगरीब नहीं करते, लेकिन जब भी वह किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर फॉर्मल ही पहनते हैं। वह इतने ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं कि उन पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मैं खुद का कंट्रोल खो दूंगी। वो जब भी बाथरूम से बाहर निकलते हैं, उनके शरीर पर पानी की बूंदें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर गीतांजलि हंसती हुई बोली, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब मुझे गाना सुनने के लिए किसी म्यूजिक ऐप के बारे में सोचना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कर्तव्य जी को गाना गाने या पियानो बजाने के लिए परेशान करती हूँ। उनका पियानो बजाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके बजाते पियानो को हमेशा के लिए सुनती रहूँ। मेरे पति सिर्फ संगीत में ही नहीं, बल्कि स्विमिंग में भी माहिर हैं। उन्होंने बटरफ्लाई स्ट्रोक में महारत हासिल की थी। वह बिना रुके कई घंटे तक उसे स्विमिंग कर सकते हैं और पूल से बाहर आते ही वह कूल और हॉट लुक एक साथ दे सकते हैं। एकदम सेक्सी लगते हैं। उनके शरीर से पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे कोई हीरा हो। मैं उनकी रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत कैसे भूल सकती हूँ। सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ने का उनका अंदाज, उनकी आंखों पर वह चश्मा उन्हें और भी ज्यादा परफेक्ट लुक देता है। वह बहुत ही ज्यादा खुले विचारों के हैं। उन्होंने कभी मुझे कोई भी कपड़ा पहनने को नहीं रोका। वह हमेशा मेरी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए आगे रहते हैं। उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात पता है क्या है? उन्होंने कभी मेरे सामने स्मोक नहीं किया। वह हमेशा मुझे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करने में आगे रहते हैं। शायद ही ऐसे आप कर पाते, इसलिए आप में और मेरे कर्तव्य जी में बहुत अंतर है। वह कहाँ और आप कहाँ। उनकी एक और आदत है कि जब भी हमें कहीं बाहर फंक्शन के लिए जाना होता है तो वह खुद मुझे अपने हाथों से रेडी करते हैं। उनकी पसंद मेरी पसंद से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। मुझे हर एक चीज़ को चुनने में घंटों लग जाते हैं, जबकि वह एक पल में सब काम कर देते हैं और आउटफिट, ज्वेलरी सब कुछ फिक्स कर देते हैं। और यह भी ना भूलें कि उन्हें मेकअप की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। नेटफ्लिक्स मेरे लिए एक सहारा है, लेकिन बढ़िया हेयर स्टाइल बनाने में वो उम्मीद से कहीं बेहतर है। मुझे उनकी ये देखभाल यूँ बहुत पसंद है। उनके पास होना सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से वे गाड़ी चलाते हैं, तेज लेकिन बहुत ही समझदारी से, वह सुनिश्चित करते हैं कि अगर गीतांजलि यानी मैं उनकी बगल में हूँ तो अपना हाथ उसके ऊपर रखते हैं। उनके छोटे छोटे इशारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही उन्हें पता है कि वह मुझे परेशान करते हैं। अगर व्यक्तित्व की बात करें, इस तरह से वह अपने एम्प्लॉयज़ और बिजनेस क्लाइंट के साथ व्यवहार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वह किसी पर चिल्लाते नहीं हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। बस उनकी खामोशी लोगों के लिए डर का काम करती है।
उनके आदेश बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। उनके सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके जैसा ही सीईओ चाहते हैं। यही वह चीज़ है जो उनके बारे में मुझे बहुत पसंद है। वह हर समय गुस्सा या चिड़चिड़े नहीं होते हैं, बल्कि स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करते हैं। इन दोनों बातों के अलावा एक बात हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है। हम दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे ये पढ़ाकू कर्तव्य जी बहुत पसंद है। सबसे प्यारी बात यह है कि जब भी वह कुछ पढ़ते हैं और मुझे भी समझते हैं, मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा सहज रहती हूँ। इतना ही नहीं, वह मुझे जिस तरह से देखते हैं, कभी प्यार से, कभी खुशी से, तो कभी शरारत से, मुझे छूने, मुझे महसूस कराने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हैं। वह मेरी हर एक बात का बहुत मान रखते हैं। मुझे उनके साथ रहकर सच में बहुत अच्छा फील होता है। ये आज जो मेरे बाल देख रहे हो, ये सारे उनकी मेहरबानी की वजह से ही तो हुआ है। हे भगवान, वह मुझे कितने प्यार से पुकारते हैं। कभी गीत, कभी गीतू, कभी गीतांजलि, लेकिन मेरे दिल में सबसे करीब है मेरी जान। जिस तरह से वो मेरी जान कहते हैं, वह मेरी आत्मा को सुकून देता है। उनके माथे के चुंबन बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हालांकि मुझे उनकी आंखों, नाक या होठों पर भी चूमने से कोई एतराज नहीं होता। वह कभी कभी मेरे कानों में जो मीठी मीठी बातें फुसफुसाते हैं, वह सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वह रात को मुझे अपनी बाहों में छुपाकर सोते हैं। उनके शरीर की गर्माहट मुझे सुकून से भर देती है। फंक्शन में जाएं या किसी बिजनेस मीटिंग में, वह ये ध्यान रखते हैं कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वह मेरे इर्द गिर्द रहें। मैं उनसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं अपने कर्तव्य जी से बहुत प्यार करती हूँ। एक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ पलटते हुए गीतांजलि ने जवाब दिया। फिर गीतांजलि ने विक्रांत को एक नज़र देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे उनमें जो पसंद है वह है सब कुछ। सब कुछ? विक्रांत ने घूर कर पूछा। सब कुछ, गीतांजलि ने आत्मविश्वास से कहा और इस बार उसका मूड उदास नहीं था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वह कर्तव्य की ओर बढ़ी। अब कोई दुख नहीं, बल्कि वह अपने जीवन के लिए खुश थी और कर्तव्य के साथ हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। गीतांजलि ने अचानक कर्तव्य की पीठ छुई। गीतांजलि का स्पर्श महसूस कर कर्तव्य ने गीतांजलि की ओर मुंह किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर यू फाइन मेरी जान? कर्तव्य ने कहा। गीतांजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या बात है? कर्तव्य ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखकर पूछा। गीतांजलि ने कहा, कुछ नहीं। गुन्नू, इधर आओ बेटा। ओंकार सिंह ने गीतांजलि को बुलाया। सुनकर राघवेंद्र का सिर चकरा गया। लाडो वही प्यारा सा नाम था जिससे वह गीतांजलि को बचपन में पुकारते थे। यह एक शब्द दर्शाता है कि अगर आप किसी चीज पर अपना हक खो देते हैं, तो कोई और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। राघवेंद्र के साथ भी यही हुआ। उसने गीतांजलि की मौजूदगी को कभी नहीं देखा और अब उसकी जगह ओंकार सिंह ने बहुत आराम से ले ली थी। भले ही यह स्वीकार करना दुखद हो, लेकिन गीतांजलि अपने ससुर की ओर अपने पिता की तुलना में ज्यादा झुकाव रखती है। गीतांजलि इस समय ओंकार सिंह और कर्तव्य के बीच बैठी थी। वह सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। उनके पास बहुत ही अलग अलग वैरायटी का खाना रखा गया था। जमाई साहब, यह आपके लिए खास बनाया गया है। दामिनी ने रसमलाई आगे रखते हुए बोली। कर्तव्य ने दामिनी को देखकर सिर हिलाया और परोसे गए खाने को धीरे धीरे खाने लगा। उसने देखा कि गीतांजलि को कोई भी खाना नहीं दिया गया है। दामिनी ने गीतांजलि को छोड़कर पूरे चौहान परिवार को खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया था। अन्य घरेलू महिलाएं जो अन्य परिवार के सदस्यों को खाना दे रही थी, वो भी गीतांजलि को खाना देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी प्लेट खाली थी। वह हताशा और शर्मिंदगी से इधर उधर देख रही थी। कर्तव्य ने अपनी कुर्सी गीतांजलि के पास खिसकाई। उसने गीतांजलि की खाली प्लेट एक तरफ की और उसे अपनी प्लेट से खाने को कहा। गीतांजलि ने सिर हिलाकर मना कर दिया। खाओ या फिर मैं तुम्हें सबके सामने खिलाऊं। तुम्हें यूज करना है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्तव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। गीतांजलि ने उसकी प्लेट से छोटे छोटे निवाले खाने शुरू कर दिए। उसकी नज़र मनीषा पर पड़ी, जो कर्तव्य और विक्रांत के बीच में चल रही बातों को सुन रही थी। गीतांजलि को पूरा यकीन था कि मनीषा कर्तव्य की तुलना विक्रांत से कर रही होगी, लेकिन उसे गीतांजलि कैसे समझाए कि कर्तव्य और उस विक्रांत में जमीन और आसमान का फर्क है। गुन्नू, ओंकार सिंह ने अपनी कटोरी में जिसमें रसमलाई थी, वह गीतांजलि को देकर हंसते हुए कहा। बन्नी को ये बहुत पसंद है।
और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। वह अपनी अकड़ में दूसरी कटोरी नहीं मांगेगा। गीतांजलि ओंकार सिंह को देखकर मुस्कुराई और वह कटोरी कर्तव्य के सामने रख दी। कर्तव्य को भी अच्छी तरह से पता था कि वो इसके पापा ने दिया है। वहीं कर्तव्य ने सोचा कि उसके पिता को कैसे पता है कि उसे क्या पसंद है। वह हमेशा से ही ऐसा करते थे। जब भी कर्तव्य की कोई फेवरेट चीज होती थी, वह अपने हिस्से की चीज भी कर्तव्य को दिलवा देते थे, जब तक कि वह पेट भर के ना खा ले। वहीं राघवेंद्र, वह भी काफी टाइम से गीतांजलि को ही देख रहा था, जिसकी प्लेट में कुछ भी खाने को नहीं रखा गया था। लेकिन फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की और ना ही किसी को गीतांजलि को खाना देने को कहा। कर्तव्य ने अपनी नजरें घुमाई तो ओंकार सिंह की ओर, जो राघवेंद्र से बात करने में व्यस्त थे। इट्स ओके कर्तव्य जी, अभी से खा लीजिए और इसके बदले में रात को पापा के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। गीतांजलि मुस्कुराकर बोली। यह सुन कर्तव्य का सिर गीतांजलि की तरफ झुक गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थीं। गीतांजलि उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए, क्या आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे रात को डेली पापा के सो जाने के बाद चुपके से बिना आवाज के आप उनके बेडरूम में जाते हैं, उनके पास बैठकर मेडिसिन और रिपोर्ट चेक करते हैं, जब मन भर आए तब बिना किसी आहट के चुपचाप लौट आते हैं। गीतांजलि गहराई से मुस्कुराते हुए बोली, कर्तव्य जी, यू आर रियली लकी टू हैव हिम लाइफ डू एंड इवन टुडे। जो प्यार और प्यार आप उनके सोने के बाद दिखाते हैं, वह उनके सामने दिखाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कर्तव्य ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह खोल दिया। गीतांजलि उसके मुंह खुला देख मतलब समझ गई कि इस बार गीतांजलि ने खुद ही कर्तव्य को उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाई। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि दूसरे लोग उसे देख रहे हैं। शायद ये विक्रांत और मनीषा के लिए संकेत है कि गीतांजलि और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब अगर मैं नफरत की आग में जल रहा हूँ, तो एक दिन तुम भी प्यार की आग में जलोगी। तब तुम्हें मुझे मेरा सुख पता चलेगा और तुम्हें तुम्हारा दर्द। विक्रांत कांटे को कसकर पकड़ते हुए सोचने लगा। कुछ देर बाद, गुन्नू बेटा, यह बात जैसे ही गीतांजलि के कानों से टकराई, गीतांजलि ने अपना सर राघवेंद्र की ओर घुमाया। वह उन्हें देखकर कोल्ड लुक देने लगी। कैसी है लाडो? राघवेंद्र ने पूछा। उनकी आवाज बहुत ही कोमल और भावनाओं से भरी हुई थी। कितने साल लग गए आपको बाबा साहब? ये पूछते पूछते गीतांजलि ने तंज भरे लिहाज से कहा। गुन्नू, चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ओंकार सिंह ने गीतांजलि को अपने एक साइड से गले लगाते हुए कहा। राघवेंद्र को आखिरी बार देखकर गीतांजलि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ओंकार सिंह चौहान के साथ चली गई। राघवेंद्र ने देखा कि ओंकार सिंह गीतांजलि को कुछ कह रहे हैं, जिस पर वह छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसती जा रही है। राघवेंद्र गीतांजलि को हसरत भरी नजरों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरी बार उसने अपनी प्रिंसेस को कब हंसाया था, क्योंकि वह हर दिन ओंकार सिंह के साथ खुलकर हंसती थी। तभी दामिनी की आवाज से उसका ध्यान गीतांजलि से हटा। क्या आपने कर्तव्य से बात करी? सुना है कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है जमाई साहब। आपकी बेटी तो कुछ भला कर नहीं पाई, कम से कम आपके ससुराल वाले ही थोड़ा हमारा भला करें। राघवेंद्र उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चला गया। माँ, ये सब क्या है? मनीषा गुस्से से दामिनी की ओर बढ़ते हुए चिल्लाई। अब तेरे को क्या है? कंप्लेंट तो खत्म ही नहीं हो रही। दामिनी नाक चढ़ाकर बोली। मम, आपने कहा था गीतांजलि को उसके ससुराल वाले पसंद नहीं करेंगे। अरे पसंद छोड़िए, ये लोग उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुन्नू लाडो, ये सब नाम से पुकारा जाता है। और डिड यू सी दिस वे जीजू सा ट्रीटेड गीतांजलि? दिस विक्रांत हैज नो मच मी। चुप कर बाबरी हो गई है कि? तूने ही कहा विक्रांत तुझे पसंद है, इसलिए जब भी विक्रांत की चिट्ठी आई थी, मैंने सारी चिट्ठी छुपा कर रख दी, कभी गीतांजलि तक पहुंचने तक नहीं दी। गीतांजलि का नाम की छोटी छोटी चीजें तेरे पास हैं। विल हैव ए मिस कम्युनिकेशन एट देयर रिलेशनशिप। और अब तू कह रही है कि शादी नहीं करनी है तुझे? वह गुस्से से बोली। हाँ, कहा था विक्रांत पसंद है, पर जब कर्तव्य को देखा नहीं था। जीजू सास से कर्तव्य का सफर कुछ ज्यादा जल्दी नहीं तय कर लिया तूने? जब पहले मैंने कर्तव्य के बारे में कहा था, तब क्यों मना कर रही थी? दामिनी इस बार मुनमुनाती हुई बोली। गीतांजलि की शादी से पहले दामिनी की नजर चौहान परिवार और खास तौर पर कर्तव्य पर थी। उसने मनीषा से कर्तव्य की सिफारिश भी की थी, लेकिन मनीषा ने उसे एक बार मिले बिना ही मना कर दिया था और विक्रांत से शादी करने पर आदी हुई थी। मम, मैं क्या करती? सब बिजनेस टैबलेट, सब तो डिस्क्रिप्शन देते हैं। इट्स नॉट इजी।
तो टाइम द रेलिंग रियल बहुत पहले बिजनेस पार्टी में देखा था। एक दो बार तो बहुत ही रूड फेस के साथ वह पार्टी अटेंड करते थे। कुछ पूछो तो एक ही वर्ड में बात खत्म। तब मुझे लगा कि विक्रांत उससे अच्छा है। सब मानते हैं। मुझे लगा आराम की जिंदगी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मनीषा ने इस बार अपना रियल रीजन बताया। तो अब विक्रांत के साथ सारी जिंदगी आराम कर कर्तव्य जमाई साहब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। वह तारू जीजा सा है तो उसी हिसाब से दूरी बनाए रखेगी। सरपंच जी से रिश्ता जुड़ा है। लगभग शादी की तैयारी हो चुकी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। विक्रांत कमाता भी अच्छा है और माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो ये सब प्रॉपर्टी भी उसकी सारी और तेरी सारी बात मानता है। और क्या चाहिए। इतनी मुश्किल से थारे बाबा साहब को मनाया कि गीतांजलि की जगह तेरा ब्याह करवा दे विक्रांत के साथ। अब तो मेरी मेहनत पर पानी ना फेर। दामिनी गुस्से से बुनबुनाते हुए बोली। पर माँ पैसे के बारे में तो सोचो। विक्रांत के पास पैसा है पर कर्तव्य के पास बहुत बहुत सारा पैसा है। मनीषा ने दामिनी को कर्तव्य के प्रति अट्रैक्टिव करने की कोशिश की। वह थारे को चिंता करने की जरूरत नहीं। और जा यहाँ से। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मनीषा ने एक नज़र दामिनी को घूरा और पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ चौहान हवेली में शाम के 7 बज रहे थे जब चौहान परिवार अपनी हवेली पहुंचे। कर्तव्य और गीतांजलि दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए। कर्तव्य ने अपना सूट कोट और टाई उतार दी और जेब से फोन निकालकर उसने एक प्ले लिस्ट चालू कर दी। अपनी आस्तीन मोड़ते हुए उसने गीतांजलि का हाथ पकड़ लिया जो कपड़े बदलने के लिए वहां से बाथरूम की तरफ जा रही थी। गीतांजलि ने पीछे मुड़कर असमंजस से उसे देखा। डांस विथ मी, कर्तव्य ने कहा और उसे अपनी ओर खींच लिया। गीतांजलि उसकी बाहों में छुप गई। उसकी पीठ कर्तव्य के सीने से टकराई। गीतांजलि ने कंफ्यूजन से कहा, अब इस वक्त। कर्तव्य गहराई से मुस्कुराते हुए, हाँ, कर्तव्य ने कहा और उसके साथ डांस करने लगा। गीतांजलि के हाथ उसके सीने पर थे। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी वहां पर घुमाई जिससे उसके शरीर में सनसनी फैल गई। कर्तव्य ने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़कर उसने उसकी कलाई को अपनी गर्दन के पीछे रख दिया। गीतांजलि ने अपनी कलाई कर्तव्य की गर्दन के पीछे से पकड़ ली। कर्तव्य ने अपनी ठंडी हथेली उसकी नंगी कमर पर रखी जो उसे काफी मुलायम सा महसूस हुआ। मक्खन, कर्तव्य गीतांजलि को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराया। जवाब में गीतांजलि ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। कर्तव्य ने भी वैसा किया और अपना चेहरा गीतांजलि की गर्दन में छुपा लिया। गीतांजलि ने जब अपने कॉलर बोन पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो वह सिसक उठी। उसके बाद कर्तव्य ने उस दर्द को कम करने के लिए वहां पर धीमे धीमे अपने होंठ रखे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि उसके होंठ सिर्फ उन निशानों पर ही हों। यहाँ एक और निशान हो जाएगा, गीतांजलि ने डरते हुए कहा। आई नो एंड आइडेंटिटी। किस तरह से आज सब तुम्हें घूर रहे थे तो ये मार्ग तुम्हें हर उस काली नजर से बचाएगा। लव वाइट विल एक्सिस, एक काला टीका। कर्तव्य मुस्कुराते हुए बोला। गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए कर्तव्य के बालों को सहलाया। वही कर्तव्य के हाथ उसकी कोरी कमर पर घूम रहे थे। गीतांजलि के चेहरे पर अचानक से शरारती चमक उभरी। उसने अपना सर कर्तव्य की गर्दन में छुपाया और वहां पर बार बार किस करने लगी। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी कि कर्तव्य की गर्दन पर छूने से उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी महसूस होती है। कर्तव्य उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाया, लेकिन गीतांजलि ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कर्तव्य खुलकर हंसते हुए, गीत रुको प्लीज। लेकिन गीतांजलि ने कर्तव्य को परेशान करना जारी रखा। ए नहीं गीतू, मेरी जान मत करो। कर्तव्य ने उसे मना करने की कोशिश की। वही गीतांजलि कर्तव्य को बेचैन देखकर खिलखिला उठी। वही कर्तव्य अभी भी हंस रहा था। कर्तव्य ने उसकी कमर को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे घुमा दिया जिससे वह खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अंजलि ने धीरे से अपनी गर्दन नीचे झुकाई और कर्तव्य के माथे पर अपने लबों को सजा दिया। वही कर्तव्य अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए उसने झटके से गीतांजलि को मोड़ दिया। गीतांजलि की पीठ कर्तव्य की छाती पर टिकी हुई थी। कर्तव्य ने उसकी ठोड़ी उठाई और उसका सर थोड़ा पीछे की ओर झुकाया और अपना चेहरा आगे की ओर घुमाकर उसके लाल तिल को अपने होठों से छूने लगा। लेकिन तभी उसने वहां पर हल्की तेजी से बाइट कर लिया जिससे गीतांजलि दर्द से करा उठी, लेकिन उससे अच्छा भी लगा था। गीतांजलि भी उसे आज महसूस कराना चाहती थी, लेकिन वह इस तरह से झुकी हुई थी कि वह उसके भीतर की हरकतों से मेल नहीं खा पा रही थी।
इसके अलावा कर्तव्य उसके लबों को बार बार चूमता हुआ परेशान कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह सबसे सेंसिटिव जगह है। जैसे ही गीतांजलि उसे किस करने लगी तो उसने खुद को पीछे खींच लिया, जिससे गीतांजलि चिढ़ गई। अगली बार मुझे चिढ़ाने से पहले 2 बार सोच लेना, कर्तव्य ने उसे कहा, और गीतांजलि की हथेली को पकड़कर उसे कई बार घुमा दिया। फिर झटके से गीतांजलि को अपनी तरफ खींचा। दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। उसका बायां हाथ उसके कंधे तक था, जबकि दायां हाथ कर्तव्य ने सुरक्षित तरीके से पकड़ा हुआ था। दोनों ने अपने संगीत की धुन पर डांस किया। कर्तव्य ने अपने कदम तेज कर दिए, जिससे गीतांजलि बेहद खुश हुई और खुद को डांस करने से रोक नहीं पाई। जब दोनों थक गए तो कर्तव्य ने गीतांजलि को बेड पर धकेल दिया और ऊपर गिरने का नाटक किया, जिससे गीतांजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। कर्तव्य हंसा और उसकी बगल में गिर गया। कर्तव्य गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा। गीतांजलि की आंखों में आज एक अलग एहसास दिख रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख करके वो मुस्कुराया और उसके ऊपर हावी होने लगा। उसके होंठ कभी कॉलर बोन को अपने होठों से छूने लगा। कर्तव्य ने अपने दांतों से उसके ब्लाउज को नीचे सरकाया और उसकी गर्दन को गहराई से चूमने लगा। जी, मैंने कपड़े नहीं बदले हैं, गीतांजलि झटके से बोली। कर्तव्य के होंठ उसके ब्लाउज के किनारे पर चले गए। उसने उसके ब्लाउज को खींचा और उसके शरीर पर बने वाइट के निशान को एक बार फिर अपने होठों से छूने लगा। मुझे इसे तुम्हारे शरीर से अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्तव्य ने धीमी आवाज में गीतांजलि के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए उसने कहा। वास्तव में मैं तुम्हारे साथ पेशेंट होना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। धत, गीतांजलि ने शर्माते हुए धक्का दिया और बेड से उठने लगी, लेकिन कर्तव्य ने शरारत से उसके हाथ को पीछे मोड़ दिया। प्लीज रुको ना, कर्तव्य ने कहा। गीतांजलि उसके इरादे समझकर शर्माने लगी। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो कर्तव्य की नज़र से नज़र मिलाने के लिए अपनी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और शर्म से इनकार कर दिया। कर्तव्य ने गहरी सांस ली और आह भरी। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और तकिया खींचकर पीठ के बल लेट गया। अभी भी आंखों में शर्माती हुई गीतांजलि की छवि थी। कर्तव्य उसके चेहरे पर आई शर्मीली मुस्कान को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है गीत, लाल रंग तुम पर बहुत जचता है और मैं तुम्हें किसी दिन उस रंग में देखना चाहता हूँ। पर मैं तो रेड रंग तो ज्यादातर पहना ही करती हूँ, गीतांजलि ने कहा। ऐसा क्या है, कर्तव्य ने पूछा। ऑफ कोर्स, आप तो खुद चुनकर लाए थे ना, जब हम शॉपिंग पर गए थे। मेरा विश्वास करो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना पसंद करूंगा, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई करने का मौका ही नहीं मिला। पर जो हम उस दिन खरीद कर लाए थे, मैं तो वही पहनती हूँ ना, गीतांजलि ने एक बार फिर समझाया। हो सकता है, पर मुझे थोड़ी ना कमी दिखाई देती है, कर्तव्य ने कहा। वाट डू यू मीन बाई दैट? मैं साड़ी पहनती हूँ और आप रोज ही मुझे देखते हैं, और रेड साड़ी में तो काफी बार देखा है, गीतांजलि उसे समझाकर बोली। मैंने रेड कहा, रेड साड़ी तो नहीं, कर्तव्य ने शरारत से कहा। गीतांजलि ने एक पल सोचा, अगर वह साड़ी के बारे में नहीं कह रहा है तो फिर किस बारे में कह रहा है। उसके पास फिर और कपड़े हैं, वह उन्हें भी पहन सकती है। लाल साड़ी नहीं तो क्या? गीतांजलि ने कंफ्यूज होकर पूछा। कर्तव्य ने 1-2 मिनट तक उसकी आंखों में गहराई तक देखा, फिर धीरे से उसकी नाक, उसके होंठ, उसके गाल और गर्दन को घूमते हुए उसकी नजरें उस पर टिकी। अब गीतांजलि समझ सकती थी कि वह उसे क्या पहनने को कह रहा था और क्यों उसने कहा था। उसने कभी खरीदारी नहीं की और ना ही उसे लाल रंग में देखा। वह समझ गई वह किस बारे में बात कर रहा है। अपनी उत्तेजना महसूस कर वह उसे देखकर शर्म से लाल हो गई। तो कब दिखा रही हो मुझे? कर्तव्य शरारत से बोला। कभी नहीं, गीतांजलि ने कहा और वह बाथरूम के अंदर भाग गई। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, क्योंकि उसके शरीर में खून तेजी से दौड़ रहा था। वह जानती थी कि वह उसके साथ क्या चाहता है। कहीं ना कहीं ईमानदारी से कहे तो वह भी यही चाहती थी, लेकिन कर्तव्य के साथ वह सब सोच कर ही उसके अंदर अलग अलग एहसास पनप रहे थे। उसका पति है, सिर्फ उसका प्यार, तो इसे लेकर घबराना नहीं चाहिए। सच है, लेकिन क्या ये सही समय है? उसने फिर सोचा। राइट समय वाला कॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ नहीं आता यार। अब यह कोई पेशेंट तो है नहीं कि राइट टाइम पर मेडिसिन देना है, उसने खीस से सोचा। अच्छा होता अगर मेरे पास इस बारे में बातचीत करने के लिए कोई फ्रेंड होती, गीतांजलि ने उदास होकर कहा। फिर उसने वही किया
जो वह अक्सर करती थी। उसने खुद से बातें की और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसकी नज़रों के आगे कर्तव्य के बिना शर्त प्यार भरी पीठ की झलक आ गई। इस आदमी को साफ पता है कि उसकी पत्नी को इसकी मजबूत पीठ आकर्षक लगती है, और इसलिए जब उसे मौका मिलता है तो अपनी नंगी पीठ को गीतांजलि की तरफ करके अपने शरीर को खोल देता है। वह जानबूझकर अपनी मांसपेशियों को खींचता है ताकि गीतांजलि उसके करीब आ सके। गीतांजलि के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, जिससे वह शर्म से और ज्यादा लाल हो गई। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तभी उसने देखा कि कर्तव्य अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में बढ़ रहा है। अगली सुबह गीतांजलि जागी और अपनी सुबह के लिए तैयार हो गई। उसने बिस्तर से उतरने से पहले कर्तव्य को सोते हुए देखा, जो छोटे बच्चों की तरह सो रहा था। उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ था, जिससे वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। गीतांजलि ने अपनी तर्जनी उंगली से उसके निचले होंठ को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके होंठों को बंद कर दिया, लेकिन वह फिर खुल गया। गीतांजलि ने हंसते हुए उसके घने बालों को सहलाया। उसने सोचा कि अगर उसके बालों को बांध दिया जाए तो क्या कर्तव्य एक छोटा सा बच्चा लगेगा। गीतांजलि ने कर्तव्य को गले लगाया और अपना चेहरा उसकी चौड़ी छाती पर टिका दिया। कुछ मिनट तक मुस्कुराती हुई वह इस तरह लेटी रही। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें 6 बज रहे थे। कर्तव्य जी, गेट अप, 6 बज गए हैं, गीतांजलि ने उसे उठाते हुए कहा। कर्तव्य ने नींद की हालत में कहा, थोड़ी देर सोने दो गीत। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलिए उठ जाइए कर्तव्य जी, जल्दी जल्दी चलिए। कर्तव्य ने अपनी तर्जनी उंगली से गीतांजलि की नाक को छुआ और कहा, 10 मिनट के लिए सो जाने दो यार। गीतांजलि कर्तव्य के यह भाव देखकर दंग रह गई। क्या वह मुझे सुबह का अलार्म समझते हैं? सोते रहिए बुद्धू कहीं के, वह बेड से उठते हुए बोली। बाथरूम के अंदर जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कर्तव्य अलमीरा के सामने खड़ा है। गुड मॉर्निंग गीतू, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला। गीतांजलि ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और उससे दूर होकर अपने बाल सुखाने लगी। गुस्सा हो? कर्तव्य ने उसके हाथ से डांट छीनते हुए कहा। बेशक गुस्सा हूँ, आपने मुझे अलार्म बोला, मतलब बोला नहीं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है आपने सचमुच मेरी नाक मिला दी, जैसे आप अपने फोन से अलार्म बंद कर रहे हो। गीतांजलि ने बुरा सा मुंह बनाकर और चिढ़ते हुए कहा, अरे अलार्म इज टू गुड बट रॉन्ग इज टू एवरी मॉर्निंग। बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, और तो यह फोन वाला अलार्म कितना मोनोटोन है, और मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने सामने देखना। तुम कोई सुबह उठने वाली मुर्गी थोड़ी हो। कर्तव्य उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। यह सुनकर के गीतांजलि जो अभी मुस्कुरा रही थी, वह उसे गुस्से से घूरते हुए शिकायत करने लगी। कर्तव्य जी, लेकिन ड्रॉअर अभी भी चालू था। गर्म हवा उसके चेहरे के सामने वाले बालों से टकरा रही थी, जिससे बालों को एक अजीब सा आकार मिल रहा था। कर्तव्य ने जल्दी से उस ड्रॉअर को बंद किया, लेकिन उसकी हंसी छूट पड़ी। यह लो, अब तो तुम्हारे बाल भी किसी मुर्गी की शक्ल में आ गए हैं। कर्तव्य ने गीतांजलि को छेड़ा, जिस पर वह छोटे बच्चों की तरह रूठ पड़ी। गीतांजलि ने उसकी हंसी कम होने का इंतजार किया, लेकिन उसकी हंसी न रुकते देख वह दोबारा मुड़ी। कर्तव्य ने उसकी दोनों कोहनियां पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट।